हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का जो मेरा कॉन्सेप्ट था, जो मेरा मकसद था, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ओके, ये जो पूरा वीडियो, जो हमारा जो डायलॉग है, ओके, कि हम भी वो है जो किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी हम उनको जानते हैं। ओके, तो दोस्तों, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो कब यूज होते हैं, उसकी जो सेंटेंस है, वो हम उसके सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, हमें इसका इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नार्थ सेंटेंस भी बनाना है। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो सिंपल प्रेजेंट को हमें समझना कैसे है। ओके, हमें समझना कैसे है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका एक यूज ले लूं कि हम लोग जब कोई रूटीन वर्क, या तो हमारी कोई हैबिट है या हमारी एक आदत है, उसे जब हमें इंडिकेट करना होता है या किसी के सामने हमको बताना होता है कि ये मेरा रूटीन है, ये काम जो है वो मैं हर रोज कर रहा हूं, या ये काम जो है वो हर रोज कर रहा है, ऐसा कुछ बताना है, या तो किसी की आदत बतानी है कि ये उसकी हर रोज की आदत है, तो हम वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। ये एक रूल है, ये फर्स्ट यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स भी लिए हैं कि जैसे ऑलवेज, ओके, ऑलवेज, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ऐसे कोई शब्द आते हैं कि हर महीने ये काम करता हूं, हर हफ्ते में ये काम करता हूं, एवरी डे में ये काम करता हूं। ओके, यूजुअली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स। ये ऑफन और समटाइम्स तो मैंने आपको मैं एक सेंटेंस देता हूं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो समटाइम्स ए थॉट कम्स इन माई हार्ट। ओके, तो समटाइम्स ए थॉट कम्स इन माई हार्ट, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ऑफन है, समटाइम्स है, वंस ए वीक, मतलब कि ऐसा कि कोई लड़का जो है वो पूरे हफ्ते स्कूल जाता है, लेकिन वो संडे को ही फुटबॉल खेलता है, तो उसको बोलेंगे वंस ए वीक। वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज कर सकेंगे दोस्तों। ओके, उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो फर्स्ट मैंने यूज बताया कि आपकी कोई हैबिट है, आपका कोई रूटीन काम है, आपका कोई हैबिचुअल वर्क है, उसको इंडिकेट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। तो दोस्तों, थोड़े एग्जांपल लेते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल क्या होंगे। तो एग्जांपल है, आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। ओके, क्या है एग्जांपल, क्या है दोस्तों कि आई ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, मैं एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह कॉफी पीता हूं। ओके, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, ड्रिंक जो है वो हमारा वर्ब है, और कॉफी वो हमारा ऑब्जेक्ट है कि क्रिया इस पे हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है। और ये एवरी मॉर्निंग से मुझे पता चला कि इसको मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है वो मुझे उसका टेंस कैसे पता चला कि एवरी मॉर्निंग से। ओके, शी गोज टू जिम एवरी डे, सेम एवरी डे, जैसे एवरी मॉर्निंग था वैसे एवरी डे हो गया। तो ये एवरी डे, जो एवरी डे मतलब कि हर रोज, मुझे ये जो सेंटेंस बनाना है वो मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। ओके, तो शी वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, गोज जो है वो हमारा वर्ब हो गया, टू जिम, ओके, टू जिम है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और एवरीडे, एवरीडे वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया है, लेकिन एक इंडिकेट करता है कि मैं हर रोज जाता हूं। तो ये एवरीडे एक शब्द है जो कीवर्ड है, उससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनना चाहिए। तीसरा एक सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे। ओके, मैंने अभी आपको बताया कि कोई बच्चा जो है वो पूरे हफ्ते स्कूल जाता है, लेकिन वो संडे को ही फुटबॉल खेलता है। तो सेम सेंटेंस है जो मेरे एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पे बच्चे की जगह पे मैंने ही की जगह पे मैंने दे लिया है। अगर मैं ही लेता तो यहाँ पे प्ले का प्लेस हो जाता। वो बाद में हम सीखते हैं कि ये गोस क्यों हुआ, ये प्ले का प्लेस क्यों होगा, वो हम आगे सीखते हैं। तो अभी दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, मुझे ये सिखाना है कि
वो सिर्फ संडे को खेलते हैं, तो अभी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही क्यों आते हैं? क्योंकि ये भी उनका जो है एक रूटीन में आता है कि संडे बाय संडे खेलना, ओके, हर संडे खेलना, ये भी एक रूटीन है। एवरी डे ब्रश करना एक रूटीन है, ओके, एवरी डे कॉफी पीना, एवरी मॉर्निंग कॉफी पीना, ये एक रूटीन है। एवरी डे जिम जाना जैसे एक रूटीन है, वैसे ही एवरी संडे फुटबॉल खेलना, ये भी हमारा एक रूटीन है या तो एक हैबिट है, ओके। जो हम ये जो सेंटेंस सीख रही है, जो डायलॉग सीख रहे हैं कि हम भी वो है जो किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, ये मेरी आदत है, ओके। मैं सामने वाले को स्ट्रांगली समझा रहा हूं कि तू भी समझ ले कि मैं भी किसी के पीछे नहीं खड़ा होता हूं, मैं जहां पे खड़ा हो जाता हूं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो ये मैंने हैबिचुअल तौर था, इसीलिए मैंने वो सेंटेंस जो है वो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया था। तो दोस्तों अब इसका दूसरा यूज क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों दूसरा यूज जो है वो है जनरल ट्रूथ, ओके। जनरल ट्रूथ यानी क्या कि मतलब कोई ऐसी सत्य बात हो ना जो कि सृष्टि से निर्मित है, ओके। एक जनरल ट्रूथ है, उसे तुम किसी हाल में नहीं बदल सकते हो, ओके, जिसको सनातन सत्य भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, सूर्य पूर्व में उगता है, ओके, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है। तो द सन, ओके, एक नाम हो गया, वो सब्जेक्ट है, राइजेस वो वर्ब है, और इन द ईस्ट, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, ओके। इन क्या है? में, ओके, अंदर, मतलब ये अंदर नहीं उगता है लेकिन दिशा को इंडिकेट करता है, ये एक प्रपोजिशन है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं जनरल ट्रूथ, ओके। ये एक सृष्टि के द्वारा बनाया हुआ एक जनरल ट्रूथ है। दूसरा ऐसा ही कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ओके, पंछी हमेशा उड़ते ही है और वो आकाश में ही उड़ते हैं। तो ये भी एक जनरल ट्रूथ है, ओके, ये भी एक जनरल ट्रूथ है जो जिसको इंडिकेट करने के लिए, जिसका संकेत बताने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना पड़ेगा, ओके। इसमें द सन राइजिंग इन द ईस्ट यानी कि इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सन जो है वो भले यहाँ पे एवरी डे, एवरी मॉर्निंग या यूजुअली या ऑफन या समटाइम्स नहीं लिखा है, लेकिन ये जो सेंटेंस का जो तरीका है, ठीक है, ये जो सेंटेंस का जो टाइप है कि जनरल ट्रूथ वाला टाइप, ओके, वो इससे इंडिकेट होता है कि हमें इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाना है, ओके। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पंछी आकाश में उड़ते हैं। ये जो इसमें एवरीडे या यूजुअली या ऑफन या वंस ए वीक नहीं यूज हुआ है, पर ये एक जनरल ट्रूथ है। तो हमें समझना है कि ऐसे सेंटेंस को हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के तौर पे ही बनाना है। अब दोस्तों हम तीसरा यूज लेंगे इसका। तो दोस्तों ये जो तीसरा यूज है वो है स्केड्यूल इवेंट ऑब्लिक नियर फ्यूचर। स्केड्यूल इवेंट यानी क्या कि ऐसी कोई जगह जिसका एक शेड्यूल बना होता है, कि जैसे हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने की ट्रेन यहाँ पे इतने बजे ही आएगी, ओके। हमें थिएटर में जाना है तो मूवी इतने बजे ही स्टार्ट होगी। तो ये जनरल पर्पस होता है कि लोगों को पता चले कि ये हमारा शेड्यूल है, और अगर आपको आना हो तो ये टाइम से आ जाइए, हमारा काम जो है ये फिक्स टाइम से शुरू होने वाला है, ओके। इसको बोलते हैं शेड्यूल, शेड्यूल इवेंट। नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर क्या है कि मैं आपको कुछ बता रहा हूं, आप मुझे ऐसा पूछ रहे हैं कि देखो ना जरा दिल्ली की ट्रेन कितने बजे जाएगी, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि दिल्ली की ट्रेन वो 9 बजे जाएगी। इसमें हमें समझना होता है कि वो हर रोज या हफ्ते में एक बार या तो एवरी मॉर्निंग, तो ये एक उनका प्लानिंग भी है, ओके। ये एक उनका शेड्यूल है, एक प्लानिंग है कि वो 9 बजे ही ट्रेन यहाँ से जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेन हर रोज 9 बजे जाती है, वो मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताऊंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके ही बताऊंगा। दोस्तों मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। द ट्रेन लीव्स एट 7 PM, ओके, कि ट्रेन लीव्स यानी छूट जाना, ओके, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है, ओके, तो द ट्रेन लीव्स एट 7 PM, वो 7 बजे निकलती है यहाँ से, ओके। ये एक शेड्यूल हो गया, एक प्लानिंग हो गया। क्या है कि ये 7 PM से वो लोग उनका प्लानिंग कर सके और हम जो मुसाफिर है वो हमारा प्लानिंग कर सके, ओके। इसको बोलते हैं शेड्यूल इवेंट। द मूवी स्टार्ट
at 9:30 p.m. ओके, द मूवी स्टार्ट एट 9:30 p.m. जैसे कि हमें अभी 8 बजे है, ओके, और नियर द फ्यूचर वो 9 बजे मूवी स्टार्ट होने वाली है। तो मेरे दोस्तों को मैं बोलूंगा यार जल्दी करो, द मूवी स्टार्ट्स एट 9:30 p.m. ओके, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है और हमारे पास 1 घंटा या 1.5 घंटा ही रहा है, तो प्लीज जल्दी कीजिए। ऐसी सिचुएशन में मैं उनको बोलूंगा द मूवी स्टार्ट्स एट 9:30 p.m. तो मैं उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलूंगा। दोस्तों मैं जो सिखाता हूं आपको, वो आपको सोचना है कि आप अपनी रूटीन लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हो। अब जो चौथा यूज है वो है परमानेंट सिचुएशन ऑब्लिक स्टेट्स। ओके, परमानेंट सिचुएशन क्या होती है कि मैं अहमदाबाद में रहता हूं, ओके, तो मैं बरसों से यहाँ पे रहता हूं, ओके, मतलब मैं कहीं पे जॉब करता हूं तो मैं बरसों से वहां पे जॉब करता हूं। ये हमें कोई सिचुएशन बतानी है किसी को, तो हम जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे कि ही लिव्स इन अहमदाबाद, वो अहमदाबाद में रहता है। यहाँ पे इंडिकेशन नहीं दिया है कि बरसों से रहता है, लेकिन एक परमानेंट सिचुएशन है, ओके, जो हमें समझनी होती है। एक परमानेंट सिचुएशन जो हमें समझनी होती है कि ही लिव्स इन अहमदाबाद। आई वर्क एज ए टीचर, मैं 20 साल से कोई स्कूल में जॉब कर रहा हूं एज ए टीचर। तो वो यहाँ पे लिखा नहीं है 20 साल से, लेकिन वो मुझे समझनी होती है कि वो मेरी परमानेंट सिचुएशन है। तो आई वर्क एज ए टीचर, इसको स्टेट्स भी बोल सकते हैं कि वो मेरे मन की भावनाओं को भी प्रदर्शित करता है, उसको स्टेट्स भी कहते हैं कि किसी मन की भावनाओं को प्रदर्शित करना या कोई परमानेंट सिचुएशन को दिखाना। दोस्तों ये जो मन की भावना यानी फीलिंग्स के बारे में हम बात करें तो आई लव केक, या तो चॉकलेट भी लिख सकते हैं, ओके, तो आई लव केक, ये सेंटेंस जो है वो हमारी मन की भावनाओं को अगर व्यक्त करना हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। दोस्तों पांचवा हमारा यूज है इन नैरेटिव ऑब्लिक समराइज। अभी ये नैरेटिव और समराइज हम कैसे कर सकते हैं? एक तो इसका यूज होगा कि कोई कहानी में समराइज, यानी हमें कोई समरी लिखनी है, कोई कहानी लिखनी है, उसको हम समराइज करेंगे। और नैरेटिव क्या होता है? जैसे कि मैं आज ही कोई मूवी देख के आया हूँ, ओके, या तो मैं कल कोई मूवी देख के आया हूँ, पर मुझे वो आज आपके सामने प्रस्तुत करनी है, उसका वर्णन करना है। नैरेटिव मतलब क्या कि वर्णन करना, शब्दशः वर्णन करना, उसको बोलते हैं नैरेटिव, नैरेशन, ओके। तो नैरेटिव वो जो मैं जब किसी चीज का वर्णन करूंगा, किसी चीज को मैं आपके सामने बताऊंगा किसी चीज के बारे में, तो उसको मैं हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताऊंगा। ऐसे यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे कि मैं एक मूवी देख के आया और आपने मुझे बोला कि यार मूवी के बारे में कुछ बताओ तो सही, तो मैं क्या बोलूंगा कि हीरो है ना, वो रूम में एंटर हुआ और उसने गुंडों को देखा, उसने विलन को देखा, ओके। तो मतलब ये जो मैंने अभी बोला सेंटेंस के हीरो रूम में एंटर हुआ और उसने विलन को देखा, तो द हीरो एंटर्स इन द रूम, ओके, द हीरो एंटर्स इन द रूम एंड सीज द विलन। यहाँ पे द हीरो है वो सब्जेक्ट है, एंटर्स जो है वो एक वर्ब है और इन द रूम है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ ऐसे ही एंड जो है वो कंजक्शन हो गया, ये सीज जो है वो देखने का एक कर्म हो गया, तो ये भी वर्ब हो गया, और द विलन है जो ऑब्जेक्टिव है, ओके। तो ये किसी चीज को नैरेटिव करने में या समराइज करने में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, ओके। तो दोस्तों इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है? मतलब कि हमें किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है कि आप यूं जाओ फिर यूं घूम जाना, सीधे जाओ फिर यहां चले जाना, वो एक इंस्ट्रक्शन होती है। या तो डायरेक्शन, सेम पोजीशन, किसी को डायरेक्शन दिखाना है हमको कि तुम ऐसा करना तो तुम ऐसा हो गया, फिर तुम ऐसा करोगे तो उसका रिएक्शन ऐसा आएगा। ऐसे कोई सेंटेंस आएगा आपके सामने तो वो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही दिखाने हैं, वो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करना है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, जो इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन इन दोनों को इंडिकेट करता है, इसीलिए मैंने एक ही एग्जांपल लिया है कि कोई आदमी मुझे ऐसे पूछ रहा है कि भैया मुझे समथिंग समथिंग टेम्पल जाना है, ओके, तो मैं कहां से जाऊं? तो मैं उसको क्या बोलूंगा? यू वॉक 2 ब्लॉक्स, मतलब कि आप यहां से जाइए और 2 ब्लॉक्स खत्म होने के बाद टर्न लेफ्ट, आप लेफ्ट ले लेना तो वहां पे मंदिर आ जाएगा, ओके। तो यू वॉक 2 ब्लॉक्स देन
टर्न लेफ्ट। ओके, वो मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तो वो भैया को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम ऐसा ऐसा करना, दूसरा वो इंस्ट्रक्शन के जरिए ही मैंने उनको डायरेक्शन दिया कि दिशा निर्देश किया, तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया। तो इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन को यूज करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब दोस्तों, फ्यूचर एक्शन आफ्टर सर्टेन कंजक्शन। ओके, तो ये यूज कैसे लेंगे हम कि फ्यूचर एक्शन आफ्टर सर्टेन कंजक्शन। तो जैसे हम लोग बाहर खेल रहे हैं, या तो कोई छोटे बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे हैं और उनकी मम्मी जो है वो बाहर आकर कहती है कि बच्चे अंदर आ जाओ, बारिश आने वाली है। ओके, तो ये क्या हो गया कि फ्यूचर एक्शन हो गया। वो मम्मी इंस्ट्रक्शन देती है कि फ्यूचर मतलब कि 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद बारिश आने वाली है, तो तुम अभी से अंदर आ जाओ। ओके, तो जो बच्चे हैं वो क्या रिप्लाई करेंगे कि when it rains we stay inside। ओके, when it rains we stay inside, मतलब कि हमें, जब वो ऐसा बोलते हैं कि जब बारिश आएगी, ओके, फ्यूचर में 5 मिनट के बाद जब बारिश आएगी तो हम अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी होती है कि हमें फ्यूचर की घटना को इंडिकेट करना है जो कि प्रेजेंट से रिलेटेड है, कि बारिश जब भी आ जाएगी हम अंदर आ जाएंगे। ये कॉमन सेंटेंस भी होता है। ओके, ये एक कॉमन सेंटेंस है, ये कोई पास्ट का सेंटेंस नहीं है कि कंप्लीटली फ्यूचर में जाने वाला सेंटेंस नहीं है। ये एक कॉमन जो ट्रूथ है वो भी इंडिकेट करता है। हम मम्मी को ये कहते हैं कि मैं घर में आ जाऊंगा, लेकिन बारिश जैसे ही शुरू होगी मैं आ जाऊंगा। तो इसको बोलते हैं फ्यूचर एक्शन आफ्टर सर्टेन कंजक्शन। मतलब कि दो जो सेंटेंस है वो एक दूसरे से जुड़े हैं, कि कंजक्शन क्या होता है, ऐसा होगा तो हम ऐसा कर देंगे। ओके, ऐसा होगा मतलब कि बारिश आएगी तो हम अंदर आ जाएंगे। तो फ्यूचर एक्शन आफ्टर सर्टेन कंजक्शन, इसको दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अब दोस्तों, ये जो सेंटेंस है उसको, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए हैं, वो सेंटेंस समझने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या था मैंने आगे भी बताया आपको, कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इन्हीं फॉर्मूला को हम डिटेल में समझेंगे। कि डिटेल में फॉर्मूला क्या होता है। तो डिटेल में फॉर्मूला ये होता है कि सब्जेक्ट जो है उसकी जगह पे हम पहले क्या लेंगे कि आई लेंगे, या तो सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब लेंगे, उसके साथ में एस या ईएस लगाएंगे और फिर इसका हम जो है ऑब्जेक्ट लेंगे। ये मैं एक आपको सेंटेंस देता हूं कि आई गो टू स्कूल। ओके, आई गो टू स्कूल। ओके, ही गोज टू स्कूल। ओके, यहां पे फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है कि आई, वर्ब क्या है, बेस वर्ब है गो, ऑब्जेक्ट क्या है टू स्कूल, स्कूल की तरफ जा रहा है। अब ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है कि मैं स्कूल जाता हूं, मतलब कि मैं हर रोज स्कूल जाता हूं। ओके, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अभी सब्जेक्ट, वर्ब और इसके साथ में मैंने एस और ईएस भी बोला आपको, वो क्यों लगाना है। ओके, तो इसका एक रूल है दोस्तों कि जब आई, वी, यू और दे ऐसे कोई प्रोनाउन आएंगे तो हमें वर्ब जो है वो बेस वर्ब ही रखना है, हमें इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। और जहां पे सब्जेक्ट ही, शी, ही है, शी है, इट है, ऐसा कुछ आता है तो हमें जो मेन वर्ब है उसके पीछे एस या ई एस लगाना है। ओके, ही गोज टू स्कूल। तो दोस्तों, दूसरे हम एग्जांपल देखेंगे। आई ड्राइव ए कार। ओके, मैं कार ड्राइव कर रहा हूं। ओके, तो और दूसरा एक सेंटेंस है ही ड्राइव्स ए कार। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या कि जो आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई प्रोनाउन है, वहां पे जो वर्ब है उसको मैंने एज इट इज रखा है कि ड्राइव, लेकिन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसमें ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है और इट भी हो सकता है। तो ही ड्राइव्स ए कार। ओके, तो जो ही आया उसके लिए मैंने ये ड्राइव के पीछे एस लगा दिया है।
क्योंकि यहाँ पे मैंने ही यूज किया है। ही ड्राइव्स ए कार, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए मुझे यहाँ पे ही के साथ में जो मेन वर्ब है उसके पीछे एस या ईएस लगाना पड़ेगा। जब आई आएगा तो कुछ नहीं होगा, ओके, वो मेन वर्ब होगा। वैसे ही दूसरा सेंटेंस है शी स्पीक्स इंग्लिश, ओके, वह इंग्लिश बोलती है। तो शी जो है उसके पीछे जो वर्ब है स्पीक, स्पीक के पीछे मैंने एस लगाया है, इंग्लिश, ओके। तो यहाँ पे जब मैंने दे यूज किया कि दे स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया, ओके। ये जो एस है वो यहाँ पे नहीं आएगा, ये एस यहाँ पे नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आई वी यू और दे उसके साथ में एस ई एस नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है वो हम आगे जब डू और डज सीखने वाले हैं तब मैं बताऊंगा। तीसरा जो सेंटेंस है वो यहाँ पे मैंने सब प्रोनाउन यूज किए हैं, पर जो तीसरा जो सेंटेंस है वो मैंने एक नाम लिया है कि महेश, ओके। महेश गोज टू लाइब्रेरी। ये महेश क्या है दोस्तों कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ओके। वो मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, आई नहीं है, यू नहीं है, वो थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा व्यक्ति है और वो सिंगुलर है। तो जैसे शी में मैंने स्पीक्स लगाया, ही में मैंने ड्राइव्स लगाया, वैसे महेश के पीछे मैं गो में से गो का गोज कर दूंगा, ओके, GOES, पीछे ES लगा दूंगा। महेश गोज टू लाइब्रेरी। अब बारी है यू की, तो जब यू लगाऊंगा यू गो टू लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी जाते हो, तो यू जो है आई वी यू और दे उसके साथ में एस और ईएस नहीं लगेगा, ओनली बेस वर्ब लगेगा, ओके। तो दोस्तों ये है संरचना जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करती है। अभी दोस्तों हमने देखा कि कुछ सेंटेंस में एस ई एस लगे हैं और कुछ सेंटेंस में एस ई एस नहीं लगे हैं। वो जो मेन जो वर्ब है वही मैंने यूज किया है। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिहाइंड इट? तो ई एस लगना और ई एस नहीं लगना वो कौन सी सिचुएशन में यूज होता है ये हमें जानना है। और ये जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा डू और डज को, क्योंकि डू और डज ये दोनों वो शब्द है जिनके बिना सिंपल प्रेजेंट टेंस वो पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखना डू और डज के बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमारा मेन वर्ब क्या है? गो, ओके, गो का मैं गोज करूंगा, ओके, गो का मैं गोज करूंगा। हमारा अगर मेन वर्ब है ड्राइव उसका मैं ड्राइव्स करूंगा। अब अगर हमारा मेन वर्ब है डू तो उसको मैं डज करूंगा। ये जो डू और डज है वो हमें सीखना है। गो का मतलब क्या होगा कि जाना, गो मतलब भी जाना, गोज मतलब भी जाना। ड्राइव का मतलब होता है कि चलाना, ड्राइव करना। ड्राइव्स का मतलब भी होता है चलाना। पर इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहता हूं कि दोस्तों आई वी यू और दे इन ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं जो सब्जेक्ट आते हैं। सेंटेंस में ऐसे कोई सब्जेक्ट आते हैं कि आई वी यू और दे, ओके। ये जो चार 1 2 3 4 आई वी यू दे ऐसे कोई सब्जेक्ट आते हैं तो हम वर्ब का जो मेन बेस वर्ब है वही यूज करेंगे, गो का गो ही रखेंगे, ओके। हम ऐसा समझेंगे कि ये जो गो है उसमें डू समाया हुआ है, ओके। वो मैं आगे बताऊंगा कि वो जो गो जो है उसमें डू समाया हुआ है, पर हमको गो में से डू बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये गोज में से डज को बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ओके। तो आई वी यू और दे वो उसके साथ में हमेशा मेन वर्ब यूज होता है, और ही शी इट और किसी का नाम, ओके। ये भी 4 ये पोर्शन हो गए, ये भी 4 प्रोनाउन और नाम, ओके। ही शी इट और किसी का नाम। जब ऐसा कोई सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में तो हम डज का यूज करेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, आई वी यू दे के साथ हमेशा डू आता है और ही शी इट या नाम के साथ हमेशा डज आता है। तो जब ही शी और इट या नेम से हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो गो का गोज हो जाएगा, ड्राइव का ड्राइव्स हो जाएगा, डू का डज हो जाएगा।
तो दोस्तों ये होता है एक सिंपल फॉर्मूला डू और डज को जानने का। तो ये जो डू और डज है ना, इसका मैं आपको बता दूं कि मेन यूज क्या होता है कि ये ज्यादातर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही यूज होते हैं। जब हमको एफर्मेटिव सेंटेंस है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको हमें नेगेटिव बनाना है या तो इंट्रोगेटिव बनाना है, तब हम ये डू और डज का यूज करते हैं। और जब हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि ये जो ड्राइव है, ओके, वो ड्राइव वाले सेंटेंस में जब हम डज का अलग से यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, ये डू और डज क्या है, वो दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। ओके, डू और डज। दोस्तों एक थोड़ा सा मैं डिटेल दे दूं आपको कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि टू बी के फॉर्म, ओके, जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके टू बी के फॉर्म होते हैं। वो क्या होते हैं, इज, एम और आर। आई के साथ में हमेशा एम आता है, ओके, वी, यू और दे के साथ में हमेशा आर आता है प्रेजेंट टेंस में, और ही, शी, इट के साथ में हमेशा इज आता है। वैसे ही पास्ट टेंस की बात करें तो टू बी के फॉर्म होते हैं वॉज और वेर। ओके, तो पास्ट टेंस में आई जो है, आई और थे, उसके साथ में हमेशा वर आता है, और ही, शी, इट इसके साथ में हमेशा वॉज आता है। ऐसे ही दोस्तों शैल और विल, ये भी एक टू बी के फॉर्म है। उसके में यूज जो ये पूरे जो यूज है मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अभी हम गौर करते हैं ये डू और डज पे। तो ये जो ड्राइव्स है, इसमें से जब हम डू को अलग से हेल्पिंग वर्ब में लेंगे तो ड्राइव्स में से जो एस है वो निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। वो मैं आपको एग्जांपल के जरिए सिखाऊंगा। तो दोस्तों थोड़े एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे कि हमको नेगेटिव भी बनाना है, हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाने हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। ये नेगेटिव जो है, डू और डज का नेगेटिव में यूज, नेगेटिव सेंटेंस बनाने में डू और डज का कैसे यूज होता है वो अब देखते हैं कि सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है। ओके, ये जानना है। तो नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे हम लोग, इसके ही, शी, इट या किसी का नाम, ओके, किसी का नाम भी आपको खास ध्यान में रखना है, वो होता है थर्ड पर्सन। ओके, ही, शी, इट या किसी का नाम, ये चारों जो है वो हमेशा थर्ड पर्सन ही होते हैं। ही, शी, इट, नेम प्लस डज नॉट। डज नॉट को हम अलग से करेंगे। नेगेटिव जब भी बनाना हो तो डज नॉट को हम अलग ही रखेंगे, और जो जैसे गोज है उसका हम बेस वर्ब कर देंगे। ओके, गोज का गो हो जाएगा, जैसे मैंने आगे बताया कि गोज का ओनली गो हो जाएगा V1 यानी कि मेन वर्ब या तो बेस वर्ब। ओके, तो ही, शी, इट प्लस डज नॉट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स, पीछे के जो भी शब्द हो वो एज इट इज रहेंगे। अभी ये दोस्तों हो गया ही, शी, इट का फॉर्मूला। अभी जो ये डज का फॉर्मूला हो गया, डज नॉट का। अभी क्या है कि ये डू नॉट का फॉर्मूला हमें सीखना है। तो आई, वी, यू और दे। ओके, आई, वी, यू और दे, इसके पीछे हमेशा डू लगता है, तो डू नॉट से हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। डू नॉट प्लस इसके साथ में एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में भी मेन वर्ब ही आता है, और ये जो डू नॉट वाला जो है उसमें मतलब नेगेटिव सेंटेंस में भी मेन वर्ब ही आता है, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ब्स आएंगे। तो दोस्तों इसके थोड़े से हम एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है आई गो टू स्कूल। अब जब हमें यहाँ पे गो लिखना हो ना, तो प्रोनाउन के तौर पे या तो आई, वी, यू या दे ही आना चाहिए, तो ही यहाँ पे गो आएगा, अदरवाइज गो का गोज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ही का गोज हो गया है। ओके, तो आई गो टू स्कूल। अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ओके, आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैंने ये सेंटेंस में से डू को बाहर लाया हूं, पर उसके मेन वर्ब में कोई असर नहीं हुआ है उसका। यहाँ पे जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें भी गो है और यहाँ पे भी गो है। ओके, तो मतलब दोनों में मेन वर्ब ही है, पर यहाँ पे नॉट मैंने नेगेशन दिखाने के लिए मुझे एक ऑक्सिलियरी वर्ब यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ा कि आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, डू जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेशन दिखाता है, वो हमारा मेन वर्ब है। ओके, वो हमारा बेस वर्ब है, और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये डू को मैंने एज ए ऑक्सिलियरी वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब लिया है।
अब दोस्तों आगे सीखते हैं। ही गोज टू स्कूल। ओके, ही गोज टू स्कूल। अब मैंने बताया कि जैसे गो है तो आई वी यू दे आएगा, बट अब हम गोज लेंगे। ओके, वर्ब जो मेन वर्ब है उसको हम पीछे एस या ईएस लगाएंगे, तो ये ध्यान रहे कि उसके साथ उसके आगे ही शी या इट ही होना चाहिए। ओके, ही शी या इट होगा तब ही वो मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस तुम लगा सकते हो कि ही गोज टू स्कूल। ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, गो है, गोज वो हमारा वर्ब है और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यही सेंटेंस को मैं नेगेटिव करूंगा तो नेगेटिव में एक डिफरेंस ये आएगा कि ये जो गोज है उसका ओनली गो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गोज में से हमने ई एस मतलब कि डज को रिमूव कर दिया है। ओके, कि गोज में डज छुपाया हुआ है, तो जैसे ही हमने गोज में से डज को निकाला वो गो अकेला हो गया। और फॉर्मूला है वो मैं आपको समझाता हूं कि ही जो हमारा सब्जेक्ट है, डज यानी एक हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है। और ये सेंटेंस में एक नेगेटिव यानी कि नेगेशन दिखाता है नॉट। ओके, तो ये सेंटेंस को मैंने हेल्प करने के लिए एक वर्ब यूज किया है डज। ये हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेशन, गो मेन वर्ब है, वो बेस वर्ब है, टू स्कूल एक ऑब्जेक्ट है। इन शॉर्ट में आपको इतना ही सिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे ही लगा हो, यहाँ पे शी लगा हो, यहाँ पे इट लगा हो तो गोज आएगा, और जब इसका नेगेटिव होगा तो ये गोज में से ई एस हट जाएगा, उसका मेन जो वर्ब फॉर्म है वो यहाँ पे आएगा और ई एस वो हटेगा मगर वो डज के तौर पे यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल यानी कि ये गोज का यहाँ पे ओनली गो हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको ही सी इट के साथ में एक नाम भी बताया था कि किसी का नाम भी आ सकता है। ओके, तो द सन एक नाम है, मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, कोई तीसरा है, तो द सन यानी कि सूर्य, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसको इट भी बोल सकते हैं। ओके, इसको इट भी बोल सकते हैं, पर द सन है वो एक प्रॉपर नाउन है तो मैंने नाम के तौर पे लिया है। तो ये जो राइज है ना, राइज वो मेन वर्ब है, पर मैंने यहाँ पे एस लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इट है, ही शी और इट है, तो ये इट को इंडिकेट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे एस लगाया है। अब ये एस को मुझे रिमूव करना है तो मुझे डज का यूज करना पड़ेगा। वापिस मैं आपको समझाता हूं कि जो मैंने यहाँ पे डज का यूज किया था और गो में से ई एस को रिमूव किया था, वैसे ही मैं यहाँ पे डज का यूज करूंगा और राइजेस में थे एस को रिमूव करूंगा और यहाँ पे मेन वर्ब आएगा हमारा। जो एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है वो क्या होगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, द सन हमारा सब्जेक्ट है, राइजेस जो उगने की क्रिया करता है तो वो हमारा वर्ब है, इन द ईस्ट वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा कि ये एक हमारा सब्जेक्ट है, द सन डज नॉट। ओके, तो डज नॉट ये हमारा एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है, जो नॉट जो है वो नेगेशन दिखाता है। अब राइज जो है वो हमारा बेस वर्ब या तो मेन वर्ब है। ओके, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। डज नॉट राइज इन द ईस्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इन द ईस्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी मदद से हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो उसमें क्या क्या डिफरेंस आए कि जो आई वी यू और दे है उसके साथ में जो वर्ब आते हैं उसमें नॉट में भी कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो मेन वर्ब ही रहते हैं। दोनों सिचुएशन में मेन वर्ब ही रहेंगे, पर ही शी और इट वो जब आएगा तो उसमें से एस एस या ई एस हट जाएगा और डू और डज जो है वो उसका स्थान ले लेगा एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब दोस्तों हम आगे थोड़ा सीखने की शुरुआत करें तो मैं आता हूं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अब दोस्तों ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि प्रश्नार्थ वाक्य, जो ऐसा वाक्य कि जिसमें प्रश्न पूछा गया हो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है ना वो हमेशा
हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज से शुरू होते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है कि डज, ओके, डज प्लस ही शी इट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, ओके, लास्ट में आएगा दोनों में क्वेश्चन मार्क। ये डज का फॉर्मेट बताया मैंने। अभी ये डू का फॉर्मेट है। वो डू का फॉर्मेट क्या होगा कि डू प्लस आई वी दे यू, ओके, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये V1 क्या है? V1 का मतलब होता है मेन वर्ब, ओके। तो जब भी क्वेश्चन हम पूछेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाएंगे, तो दोनों में V1 यानी कि मेन वर्ब ही आएगा, दोनों में मेन वर्ब ही आएगा। यहाँ पे ही शी और इट या किसी का नाम भी आप लिख सकते हो, ओके, नेम एज ए नेम भी ले सकते हो। तो डू प्लस आई वी दे यू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो ये डज का फॉर्मेट हो गया और ये हो गया डू का फॉर्मेट। अब थोड़े से हम एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों मैंने बताया ना कि डू और डज ये दोनों जो है ना वो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब है, ओके। जो मेन वर्ब क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं वो मैं जब इसका क्वेश्चन बनाऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा। आई गो टू स्कूल एवरी डे, ओके, आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसका मैं बनाऊंगा इंट्रोगेटिव, प्रश्नार्थ वाक्य। तो डू जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ओके, डू जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंट्रोगेटिव बनाने में यूज होता है। डू, फिर क्या लगाया मैंने? सब्जेक्ट, आई वी दे यू, ओके, ये कोई भी हो सकता है, आई वी दे यू ये कोई भी हो सकता है। डू आई, फिर गो, क्या है? मेन वर्ब, ओके, गो, और उसके बाद में मैंने पूरा ऑब्जेक्ट ले लिया, ओके। तो यहां पे क्या है कि मेन वर्ब आ गया, ओके। डू आई गो टू स्कूल एवरी डे, क्या मैं हर रोज स्कूल जाता हूं? ओके, ये हमने एक प्रश्नार्थ बना दिया कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया। तो ये था उसका फॉर्मेट, डू आई वी यू दे प्लस V1 यानी कि बेस वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ही गोज टू स्कूल एवरी डे, अब ये क्या है? यहां पे हम फॉर्मेट यूज करेंगे डज का। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों, आई वी यू और दे आएगा, उसके ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे डू आएगा, और ही शी इट या तो किसी का नाम है तो उसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे या तो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे हम डज लगाएंगे, ओके। तो ये जो ही गोज टू स्कूल एवरी डे है, इसको मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हमें डज का फॉर्मूला लेना होगा, ओके। क्यों डज का फॉर्मूला क्यों लेना है मुझे? क्योंकि यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है, ओके। सब्जेक्ट क्या है? वो एक प्रोनाउन है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, वो ही है, जो कि डज को इंडिकेट करता है, इसके पीछे डज लगता है। अब क्या है कि ही गोज टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे जो आई के पीछे जो मैंने मेन वर्ब है वो गो लिखा था, पर यहाँ पे गोज हो गया, ओके। अब मैंने बताया ना आपको कि गोज में डज छुपा हुआ है, ओके, गोज में डज छुपा हुआ है। तो जब हम इसको शुरू करेंगे क्वेश्चन पूछने का, ओके, तो डज ही गो, ये जो गोज है उसका यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा, ओके। ये गो है वो यहाँ पे मेन वर्ब यहाँ पे आ जाएगा, ये डज जो है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये गो है वो मेन वर्ब हो जाएगा। तो डज प्लस ही शी इट या नाम, ही शी इट या नाम प्लस V1, ओके, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल, पीछे एवरीडे भी लिख सकते हो, ओके। तो ये हो गया डज का फॉर्मूला और ये हो गया डू का फॉर्मूला, कि डू और डज ये दोनों को एज ए ऑक्सिलरी वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करके हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनको एज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, किसी से प्रश्न पूछने का काम भी कर सकते हैं। ये जो था वो आज का हमारा सेशन था, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, ओके। तो आज हमने कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख लिया है, और ऐसे ही मैं बहुत से वीडियो के साथ आऊंगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो है वो आपको मिल सके।